हेलो दोस्तों, जय हिंद। दिस इज़ अमिता। वेलकम टू स्टडी विद अनुराज। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमने 6th क्लास के एनसीईआरटी को पढ़ना शुरू किया है और हमने हिस्ट्री कवर करते हुए पॉलिटी को भी कवर किया है। और अब हम जियोग्राफी के जो 4 चैप्टर हमने किए थे उसके आगे बढ़ेंगे। हमारा लास्ट चैप्टर था मानचित्र, और उसके बाद आज हम 5th चैप्टर यानी कि 5वां अध्याय शुरू करेंगे पढ़ना, जिसका नाम है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम पॉलिटी पढ़ने के बाद ज्योग्राफी पे आ चुके हैं, और ज्योग्राफी का भी 5वां अध्याय हम पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। जैसा कि आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है। पृथ्वी क्या है? एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन है। ठीक है, मानव यहाँ जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल, हवा पृथ्वी पर ही मौजूद है। तो जीवन के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? भूमि होनी चाहिए, जल होना चाहिए और हवा होनी चाहिए। ये चीज़ें तो चाहिए हमें जीवन जीने के लिए, प्राइमरी चीज़ें। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक मिलते हैं। पृथ्वी की सतह ही ऐसी है जहाँ पर ये तीनों घटक मिलते हैं। ठीक, आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहते हैं। जिस पर हम रहते हैं, धरती, उसको बोलते हैं भूमंडल। गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती है उसे वायुमंडल कहते हैं। जिस हवा को हम सांस लेते हैं, जिस हवा में, वो है वायुमंडल। और जहाँ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें भी पाई जाती हैं। यानी कि कई तरह की गैसें भी पाई जाती हैं वायुमंडल में हमारे। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसें। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है। पृथ्वी का जो आधा से ज़्यादा भाग है वहाँ पे क्या है? सबको पता है कि उतना पानी ही यानी कि जल भरा हुआ है, जिसे जलमंडल कहते हैं। जलमंडल ज़्यादा है हमारे पास। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे कि बर्फ़, जल, जलवाष्प सम्मिलित है। जलमंडल में सारी चीज़ें आती हैं, चाहे वो बर्फ़ के फॉर्म में हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो जलवाष्प हो। ठीक है, वो तीनों चीज़ क्या आती है? जलमंडल में ही आती है। जलमंडल में तीनों चीज़ें आती हैं। इनमें से एक एक नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए आप ध्यान से देखते चलिए और पढ़ते चलिए। तो जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है। जीवमंडल भी क्या है? सीमित क्षेत्र है जहाँ पर स्थल, जल, हवा एक साथ मिलते हैं, जहाँ सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। तो जहाँ पर जीवन पाया जाएगा वो क्या है? वो जीवमंडल है। अब यहाँ पे कोने पे एक ब्रैकेट में दिया हुआ है, बॉक्स पे छोटे से, उसको देखते चलते हैं। शब्दों की उत्पत्ति। तो ग्रीक भाषा में लिथास का अर्थ है पत्थर। ग्रीक भाषा में लिथास क्या है? पत्थर है। और एटमॉस का अर्थ है वाष्प। ह्यूडर का अर्थ होता है जल। ठीक, बायोस का अर्थ होता है जीवन। क्या आप इनसे और अधिक शब्द बना सकते हैं? ये पूछ रहा है। तो आगे चलते हैं, देखते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है भूमंडल। अगला पॉइंट हमारा क्या है? भूमंडल। तो पृथ्वी के ठोस भाग को क्या बोलते हैं? भूमंडल। पृथ्वी का जो ठोस भाग है उसे बोलते हैं भूमंडल। और ये भूपर पट्टी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों से बना होता है। भूमंडल किससे बना है? भूपर पट्टी की कुछ चट्टानें हैं और मिट्टी की पतली परत जो है वो बनाती हैं भूमंडल, जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। जिसमें क्या होता है? जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह को 2 मुख्य भागों में बांटा जाता है। पृथ्वी की जो सतह है, पृथ्वी की जो ऊपरी आवरण है यानी सतह है, उसको 2 भागों में बांटा जाता है। किसमें? देखते हैं आगे। 2 भागों में बांट सकते हैं इसे समझने के लिए। बड़े स्थलीय भूभाग को महाद्वीप कहते हैं। बड़ा स्थलीय जो भूभाग है उसको महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है, तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। ठीक, और विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए, अभी दिखाऊंगी मैं आपको। क्या सभी स्थलीय भूभाग एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं? तो समुद्री जल का तल, पहले आप मानचित्र ही देख लीजिए। 5.1, एक सेकेंड, नीचे है ये रहा। देखिए यहाँ पे आपको जो
पानी का स्रोत है, जो जलमंडल है, वो दिख रहा होगा कि सारी चीज़ें, महासागर वगैरह सब एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं। प्रशांत महासागर हो, अटलांटिक महासागर हो, हिंद महासागर हो, ये सारे महासागर आपस में कहीं ना कहीं से जुड़े हुए ही हैं। ठीक है, यही वो बोलना चाह रहे हैं। चलिए वापस लौटते हैं अपने चैप्टर पे। तो हम पढ़ रहे थे महासागरीय बेसिन। ठीक है, तो इनको क्या कहते हैं, बड़े जलाशयों को क्या कहते हैं, महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। विश्व के जो सभी महासागर अभी आपने देखा कि एक दूसरे से क्या है, वो जुड़े हुए हैं। चित्र 5.1 में हमने देख लिया था। समुद्री जल का तल, समुद्री जल का जो तल है सभी जगह समान होता है। समुद्री जल का जो तल है ना, वो सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है। जो स्थल की ऊंचाई है वो समुद्र तल से ही मापी जाती है, कितनी है, ठीक, जिसे शून्य माना जाता है। जिसे क्या माना जाता है, शून्य। आगे देखते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, माउंट एवरेस्ट, जिसका तल क्या है, जिसका समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। समुद्री तल से उसकी ऊंचाई अगर ली जाए तो 8,848 है, ठीक, 8,848 मीटर ऊंचा है। विश्व का सबसे गहरा भाग जो है वो प्रशांत महासागर का है। विश्व का जो सबसे गहरा भाग है वो प्रशांत महासागर का है, जिसे हम बोलते हैं मोरियाना गर्त, ठीक, जिसकी गहराई है 11,022 मीटर। 11,022 मीटर। क्या आपने कभी कल्पना की है कि समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग से कितनी अधिक हो सकती है? जो समुद्र की गहराई है वो पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग से, जो पृथ्वी का सबसे ऊंचा भाग है, उससे कितनी अधिक, भाग से कितनी अधिक भी हो सकती है। ठीक, आगे देखते हैं महाद्वीप। अब महाद्वीप क्या है, तो पृथ्वी का महाद्वीप जो है वो पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। महाद्वीप के बारे में हम पढ़ रहे हैं। पृथ्वी पर कितने महाद्वीप पाए जाते हैं, 7 महाद्वीप पाए जाते हैं पृथ्वी पर। ये विस्तृत जल राशि के द्वारा, ये क्या है, विस्तृत जल राशि के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं, जो जल के माध्यम से एक दूसरे से अलग है। ये महाद्वीप है एशिया, ठीक है, क्योंकि जलों के आसपास ही तो ये महाद्वीप है। तो ये क्या करता है, जल राशि के द्वारा एक दूसरे से अलग है। और पहला है एशिया, सेकंड है यूरोप, थर्ड है अफ्रीका, फोर्थ है उत्तर अमेरिका, ठीक, फिफ्थ है दक्षिण अमेरिका, सिक्स्थ है ऑस्ट्रेलिया एंड 7 अंटार्कटिका। तो 7 महाद्वीप हैं, कौन कौन से, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ये 7 महाद्वीप हैं हमारे, ठीक, प्रमुख 7 महाद्वीप है पृथ्वी पर। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ठीक। चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए, अभी आप देख लेना दोबारा से बैक जाके, और तथा ध्यान दीजिए कि स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। अब 5.1 में हमने भी देखा था, जब हम महासागर देख रहे थे तब देखा था कि विश्व के जितने भी विश्व के मानचित्र को देखने पे हमने ध्यान दिया था कि स्थल का जो बहुत सारा भाग है वो उत्तरी गोलार्ध में है। उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी हिस्सा देखिए, ये उत्तरी गोलार्ध। अगर हम मैप को देखें, ये जो गोला है, पृथ्वी है, अगर हम देखें तो इस पे हम पाएंगे कि जो ज़्यादातर जो स्थलीय भाग है वो हमारे उत्तर में ही है। वेट, अभी दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए, अगर हम इस ग्लोब को देखें तो इसमें देखेंगे कि जो हमारा जो स्थलीय भाग है ज़्यादातर ऊपर की साइड है, उत्तर की तरफ है। उत्तर की तरफ कैसे पता चलेंगे आप, मैप अगर आप थोड़ा सा भी जानते होंगे तो आपको पता है ये साइड जो है ये उत्तर है ना, ठीक। ये 4 हिस्सों में बांटते हैं हम ग्लोब को। तो ज़्यादातर देखा जाए तो ज़्यादातर स्थलीय भाग हमारे कहाँ है, उत्तर की साइड है। दक्षिण की तरफ आपको कम मिलेंगे, ये दक्षिणी महासागर, दक्षिण का हिस्सा है ये, ठीक। तो इधर हम देखेंगे कि स्थलीय भाग हमारे मैप में ज़्यादातर उत्तर की तरफ ही पाए जाते हैं। दक्षिण की तरफ बस दक्षिण अमेरिका और ये कुछ देश हैं जो कि कुछ स्थलीय भाग है जो दक्षिण की तरफ मिलेंगे। ज़्यादातर जो स्थलीय भाग है ग्लोब पर, यानी कि पृथ्वी पर, ज़्यादातर जो जल के बाद ज़्यादातर जो स्थलीय भाग मिलेगा वो हमें उत्तर की तरफ ही मिलेगा।
तो ये था कि यही वो बताना चाह रहा है कि स्थलीय भाग ज़्यादातर उत्तर के तरफ पाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। हमने पढ़ा था अभी कि कितने हमारे महाद्वीप हैं, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका के टोटल हमारे पास 7 महाद्वीप हैं, 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। ठीक, आगे देखते हैं। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है और इन सब में सबसे बड़ा कौन सा महाद्वीप है? तो एशिया है। मानचित्र में हमने देखा कि कैसे स्थलीय भाग सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिलते हैं। उत्तरी गोलार्ध को अगर देखें तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे ज़्यादा हमें स्थलीय भाग मिलता है, स्थल का हिस्सा मिलता है, जिसमें 7 महाद्वीप आते हैं। ठीक, इस एशिया जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। आगे कह रहा है कि एशिया क्या है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है और यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला हुआ है। पृथ्वी का जितना भी क्षेत्रफल है उस 1/3 भाग में एशिया अकेला फैला हुआ है। तो सबसे बड़ा भाग कौन सा हुआ? एशिया हुआ। आगे है, कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। कर्क रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? तो एशिया महाद्वीप से। तो एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है। एशिया के पश्चिम की तरफ जाएंगे तो यूराल पर्वत भी है, जो इसे यूरोप से सबसे अलग करता है। यूरोप से क्या करता है? अलग अलग। यूरोप को कौन सा पर्वत अलग करता है? तो वो है यूराल पर्वत। ठीक, तो यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया कहते हैं। यूरोप और एशिया का जो संयुक्त भाग है वो कहलाता है यूरेशिया। यूरोप प्लस एशिया क्या कहलाता है? यूरेशिया। तो आप आसानी से याद रख सकते हैं कि यूरोप प्लस एशिया का जो संयुक्त भाग है वो कहलाता है यूरेशिया। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। यूरोप क्या है? एशिया से बहुत छोटा है। ये एशिया के पश्चिम में स्थित है। कहाँ पे स्थित है ये? एशिया के पश्चिम में स्थित है। एशिया के पश्चिम में स्थित है। अंटार्कटिका व्रत इससे होकर गुजरता है। तो अंटार्कटिका जो है व्रत वो इससे होके गुजरता है। ये 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। किससे घिरा है? ये तीनों तरफ से जल से घिरा हुआ है। जैसे कि ये वाला शेप जो महाद्वीप है, ये इधर तीनों तरफ से क्या है? ये वाला स्थान, ये स्थान, ये स्थान जब जल से घिरा हो तो ये क्या है? तीनों तरफ से जल से घिरा हुआ है। विश्व के मानचित्र को देखिए एवं इसकी स्थिति का पता लगाइए, यूरोप का। अभी आप देख लेना। आगे देखते हैं अफ्रीका, या फिर आपको मैं दिखाती चलती हूँ। बताना चाह रहा है कि यूरोप एशिया से बहुत छोटा है और ये महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है और अंटार्कटिक व्रत इससे होकर गुजरता है। ठीक, नेक्स्ट कह रहा है ये 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। पहले हम यूरोप देखेंगे कहाँ है। देखिए, देखिए यूरोप यही बता रहा है कि जो यूरोप है वो तीनों तरफ से किससे घिरा है? जल से घिरा हुआ है। आप देख सकते हैं गोलार्ध में, गोले पे या फिर पृथ्वी पर कि जो यूरोप है ये तीनों तरफ से जल से घिरा हुआ है। इसका एक हिस्सा ही स्थल से लगा हुआ है, बाकी तीनों तरफ से ये जल से घिरा हुआ है। ठीक, आगे क्या बोला था? आगे बोला था कि आगे कहा गया है यूरोप एशिया में सबसे छोटा है। एशिया का सबसे छोटा भाग है और ये महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। अंटार्कटिका से इससे होकर गुजरता है। ये 3 तरफ से जल से घिरा है, हमने देखा। और विश्व के मानचित्र को देखिए, इसकी स्थिति पता लगाइए। स्थिति आपने देख ली किधर है। तो आगे देखिए अफ्रीका। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप है। अफ्रीका क्या है? एशिया के बाद विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप है। सबसे बड़ा कौन सा था? एशिया, यूरोप। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप था एशिया और यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। एशिया से छोटा था यूरोप। और अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप है। एशिया के बाद विश्व का जो दूसरा बड़ा महाद्वीप है वो है अफ्रीका। विषुवत वृत्त या 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। 0 डिग्री जो अक्षांश है वो किससे होकर गुजरती है? अफ्रीका से। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अफ्रीका का जो ज़्यादातर भाग जो है उत्तरी गोलार्ध में ही स्थित है। अभी आपने देखा था उत्तरी गोलार्ध में आने वाले क्षेत्र। आगे देखिए, चित्र 5.1 को देखेंगे तो आप पाएंगे कि यही एक ऐसा महाद्वीप है जिसे होकर कर्क रेखा, विषुववृत्त, मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। अभी आप देख सकते हैं कि अफ्रीका में कर्क रेखा
अफ्रीका से कौन कौन सी रेखा गुजरेगी? यूरोप एक पाएंगे कि यही एक ऐसा अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर जिससे होकर के कर्क रेखा भी जाएगी, विषुवत रेखा भी जाएगी और मकर रेखा भी जाती है, यानी तीनों रेखाएं इससे गुजरती हैं। अभी आप देख सकते हैं, देखते चलिए साथ साथ। अफ्रीका, पहले अफ्रीका देखिए किधर है, ये कर्क रेखा भी जाती है। देखिए तीनों रेखाएं जा रही है, कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा। कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा तीनों रेखाएं अफ्रीका से होकर गुजरती हैं। अफ्रीका ही एक ऐसा क्षेत्र है, एक ऐसा क्या बोलते हैं उसे, स्थलीय भाग है जिससे कि तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं, विषुवत रेखा, मकर रेखा और कर्क रेखा। ठीक है। और अमेरिका, दक्षिण अमेरिका से दो रेखाएं गुजरती हैं, एक विषुवत और एक मकर। और उत्तर अमेरिका से सिर्फ एक रेखा, कर्क रेखा। ये बात वो कह रहे हैं। नेक्स्ट है, आगे देखते हैं। हम आए थे अफ्रीका तक पढ़ लिया था हमने। ठीक है। तो बता रहा है कि एशिया के बाद विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप है ये, और 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। हमने देखा चित्र 5.1 में कि यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत और मकर रेखा तीनों रेखाएं गुजरती हैं। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। अब नेक्स्ट कह रहा है कि जो सहारा का रेगिस्तान है वो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है जो कि अफ्रीका में ही स्थित है। सहारा रेगिस्तान कहाँ है? विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सहारा। और सबसे बड़ा और गर्म रेगिस्तान कौन सा है? सहारा, जो कि कहाँ है? अफ्रीका में। ये महाद्वीप के चारों तरफ से समुद्रों एवं महासागरों से घिरा हुआ है। अगर ये देखा जाए तो महाद्वीप के चारों तरफ से किससे घिरा हुआ है? समुद्रों से और महासागरों से घिरा हुआ है सहारा रेगिस्तान। तो 5.1 में हमने देखा था कि विश्व के मानचित्र को देखने की बात करें, आप देखेंगे कि इसमें विश्व की सबसे लंबी नदी नील अफ्रीका से होकर गुजरती है। जो नील नदी है, विश्व की सबसे लंबी नदी, वो कहाँ से होकर गुजरती है? अफ्रीका से। अफ्रीका का मानचित्र देख के आप पता लगा सकते हैं कि कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुवत रेखा इसके किन किन भागों से आप देख सकते हैं उसमें। तो उत्तर अमेरिका तक आ जाते हैं अब ज़्यादा हम अगर मानचित्र बार बार जाएंगे तो हमारा चैप्टर छूटेगा, इसलिए आप तसल्ली से एक मैप अपनी बुक में खोल करके देख सकते हैं उनकी लोकेशंस को। तो आगे चलते हैं उत्तर अमेरिका। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा उत्तर अमेरिका। उत्तर अमेरिका की बात करें तो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है उत्तर अमेरिका। अभी आपने देखा था कि उससे एक ही दो रेखाएं होकर गुजरती हैं। तो उत्तर अमेरिका में जो है वो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है उत्तरी अमेरिका। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो वो है उत्तरी अमेरिका। यह दक्षिण अमेरिका से एक संक्रिय स्थल से जुड़ा हुआ है। दक्षिण अमेरिका से थोड़े से स्थल भाग से जुड़ा हुआ है जिसे पनामा कहते हैं, और जिससे ये जुड़ा हुआ है उसको बोलते हैं पनामा की जल संधि। उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका से जिस स्थल से जुड़ा हुआ है, संक्रिय स्थल से, उसका नाम है पनामा जल संधि। तो वो कौन सी जल संधि है? पनामा जल संधि क्या है? तो उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को जोड़ने वाला स्थल भाग पनामा जल संधि कहलाता है। देखिए ये रहा, यहाँ पे आप देख सकते हैं उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को जोड़ने वाली जनसंधि जिसका नाम है पनामा। ये देखिए ये वाला, यह है पनामा जल संधि। तो जल संधि क्या होता है? पानी का संकरा भाग होता है जो दो बड़ी जलराशि जैसे समुद्रों तथा महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है। क्या करता है? समुद्र और महासागर को एक दूसरे से जोड़ता है। वो है जैसे भारत एवं श्रीलंका के बीच भी जल संधि का नाम आपको बताना है। ठीक, क्या है इस जल संधि का नाम जो भारत और श्रीलंका को जोड़ता है? ये आपको बताना है। तो दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका को जोड़ने वाली जनसंधि कौन सी है? पनामा। अब जल संधि यहाँ पे दिया है कि स्थल का एक संकरा भाग होता है जो दो बड़े स्थलीय भागों को जोड़कर एक दूसरे से जोड़ता है। तो स्थल का एक संकरा भाग होता है जल संधि जो कि दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है। ठीक, हमने पढ़ा था यहाँ तक। पनामा जल संधि कहा जाता है यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। ये महाद्वीप किस में स्थित है? उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में। उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में कौन सा महाद्वीप स्थित है? तो कौन सा महाद्वीप बताओ? तीसरा महाद्वीप है उत्तर अमेरिका। ये किससे जुड़ा हुआ है? महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा हुआ है।
ये महाद्वीप कितने सागरों से घिरा है? देखिए तीनों तरफ से सागर से घिरा हुआ है, तो 3 महासागरों से घिरा हुआ है। इन महासागरों के आपको नाम बताने हैं, ठीक है। दक्षिण अमेरिका कहाँ? दक्षिण अमेरिका पे पहुंच जाते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दक्षिण अमेरिका। ज़्यादा डिटेल नहीं करूँगी क्योंकि फिर चैप्टर हम कवर नहीं कर पाएंगे एक वीडियो में। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, जो है ये दक्षिण अमेरिका। तो दक्षिण अमेरिका की अगर बात करें, दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में ही है। तो दक्षिण अमेरिका का ज़्यादातर भाग ये वाला कहाँ पर है? दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन कौन से 2 महासागर है आपको बताना है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है। विश्व की जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज। और जो कि कहाँ फैली है? इसके उत्तर से दक्षिण की ओर ही फैली हुई है। तो दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेज़न बहती है। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे लंबी नदी भी बहती है। क्या नाम है उसका? अमेज़न। विश्व की सबसे लंबी नदी अमेज़न बहती है कहाँ पे? दक्षिण अमेरिका में। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन है? ऑस्ट्रेलिया है, जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। पूरी तरह से कहाँ स्थित है? ये दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। ये है चारों तरफ से महासागरों और समुद्रों से घिरा हुआ है। चारों तरफ से ये महासागर और समुद्र से घिरा हुआ है। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। इसे क्या बोलते हैं? द्वीपीय महाद्वीप। क्योंकि ये क्या, ये महासागरों चारों तरफ से किससे जुड़ा हुआ है? चारों तरफ से ये महासागरों समुद्रों से घिरा हुआ है, इसलिए द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं इसे। अब नेक्स्ट है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका की अगर बात की जाए तो एक बहुत बड़ा महाद्वीप है अंटार्कटिका। क्या है? एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में ही स्थित है। बड़ा महाद्वीप है। दक्षिण ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। दक्षिणी जो ध्रुव की बात करें, नीचे की तरफ दक्षिण ध्रुव की अगर बात करें ग्लोब पे, तो ये महाद्वीप के मध्य में ही स्थित है, क्योंकि ये दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। इसलिए ये हमेशा मोटी बर्फ़ की परतों से ढका रहता है, क्योंकि ठंडा क्षेत्र है वो, तो हमेशा मोटी बर्फ़ की परतों से ढका रहता है। यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है, यहाँ पे कोई रहता नहीं है। बहुत से देशों के शोध केंद्र वहाँ पे स्थित हैं। वहाँ पे कोई इंसान नहीं रहता, लेकिन शोध केंद्रों को वहाँ पे बनाया गया है शोध के लिए, शोधकर्ताओं के लिए। तो भारत के भी शोध संस्थान हैं वहाँ पे। इनके नाम हैं मैत्री एवं दक्षिण गंगोत्री। भारत के 2 संस्थान हैं जिसका नाम है मैत्री एवं दक्षिण गंगोत्री, जो कि अंटार्कटिका पर ही है। अब है जलमंडल। अब हम नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जलमंडल। जलमंडल के बारे में हम देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। हम जानते हैं कि पृथ्वी क्या है? पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। पृथ्वी का जो 71% भाग है वो जल, 71% भाग क्या है? जल है, और 29% भाग स्थल है। तो 71 हमारा जो भाग है वो पानी से ही गिरा हुआ है, और 29 पे हम सारी चीज़ें मिलती हैं हमें। तो जलमंडल में जल के सभी रूप, जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित हैं। इस पे महासागर भी आते हैं, नदियाँ, झीलें, हिम नदियाँ, भूमिगत जल, वायुमंडल की जलवाष्प सभी सम्मिलित आती हैं। वायुमंडल की जलवाष्प भी किस में आती है? 29% भाग में, 71% भाग में आते हैं, ठीक है, जो कि जल है हमारा। तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97, पृथ्वी पर जो जल पाया जाता है उसका 97% जो भाग है, अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है। पृथ्वी पर जितना भी जल पाया जाता है 97%, उसका जो अधिकतर भाग है वह महासागरों में ही पाया जाता है। एवं वह इतना अधिक खारा होता है कि, जो कि बहुत ज़्यादा खारा है। 97% भाग जो है वो बहुत ज़्यादा खारा है, जो यूजेबल नहीं है, ठीक है। सॉरी, वेट, क्या हो गया? जल है वो इतना खारा है कि मानव के उपयोग में नहीं आ सकता। शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ़ की परतों एवं हिमनदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जो 97% भाग अगर बात कर रहा है तो वो खारा है, वो उपयोग में भी नहीं आता। तो जो उपयोग में आता है, शेष जल का बहुत बड़ा भाग की जो बर्फ़ की परतों, हिमनदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग अलवण जल के रूप में पाया जाता है, जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद हम पानी की कमी महसूस करते हैं, क्योंकि जो यूजेबल जल है वो बहुत ज़्यादा कम है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा महासागर।
महासागर की अगर बात करें तो महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं। महासागर क्या है? जलमंडल के सबसे मुख्य भाग हैं। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमने देखा था अभी, महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। महासागर का जो जल है क्या रहता है? हमेशा गतिशील रहता है, गति करता रहता है। तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं महासागरीय जल की 3 प्रमुख गतियां हैं। ज्वार भाटा आता रहता है, तरंगे उठती रहती हैं महासागरों में, और धाराएं चलती रहती हैं महासागरीय। ये क्या है? 3 प्रमुख गतियां हैं किसकी? महासागर की। बड़े से छोटे आकार के आधार पर अगर देखें तो 5 महासागर प्रमुख हैं। बड़े से छोटे के आकार के हिसाब से हम देखें तो सबसे बड़ा आता है प्रशांत महासागर, ठीक। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर सेकंड, थर्ड आता है हिंद महासागर, फोर्थ आता है दक्षिणी महासागर, और 5वां है अंटार्कटिक महासागर। 5 तरह के महासागर बांटे गए हैं, ठीक है। इसमें वैसे कई तरह की बांट देते हैं, लेकिन यहाँ पे हम महासागरों के 5 प्रकार देखेंगे। 5 महासागर प्रमुख हैं जो उनके देखेंगे। प्रशांत, अटलांटिक, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर। ये 5 महासागर हैं। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। इनमें सबसे क्या है? प्रशांत महासागर हमने देखा आकार के हिसाब से कि सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत, और सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, ठीक। ये पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। पृथ्वी के कहाँ फैला है? 1/3 भाग पे। पृथ्वी के 1/3 भाग पे कौन सा महासागर फैला है? तो वो है प्रशांत महासागर। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त। पृथ्वी का जो सबसे गहरा भाग अगर देखें मेरियाना गर्त, वो प्रशांत महासागर में ही पाया जाता है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया एवं उत्तर एवं दक्षिणी अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। कौन कौन से देश है यहाँ पे? एशिया, प्रशांत महासागर के पास एशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, उत्तर दक्षिण अमेरिका है, इसके चारों ओर स्थित है ये, ठीक। चित्र 5.1 को हमने देखा था अभी। देखिए, प्रशांत महासागर के चारों ओर महाद्वीपों की स्थिति को पता लगाइए, ये बोल रहा है। आगे देखते हैं। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा महासागर है। अभी हमने जब उसके बड़े भाग के हिसाब से, मतलब आकार के हिसाब से हमने देखा था, तो हमने देखा था कि अटलांटिक जो महासागर है वो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह अंग्रेजी भाषा के एस की तरह एक्स के आकार का है। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिणी अमेरिका है। इसके पश्चिमी किनारे पर क्या है? उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका है, तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका है। अगर दक्षिणी किनारे की बात करें तो यहाँ पे अमेरिका मिलेगा, पूर्वी किनारे की बात करें तो यूरोप और अफ्रीका मिलेगा, ठीक। अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत अधिक दंतुरित है। यह अनियमित दंतुरित तटरेखा प्राकृतिक पोताश्रय एवं पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति है। व्यापार की दृष्टि से ये सबसे व्यस्त महासागर है। कौन सा? अटलांटिक महासागर, ठीक। तो सबसे व्यस्त महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर। हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया है। हिंद महासागर इकलौता महासागर जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया है, यानी कि भारत के नाम पर रखा गया है। ये महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। कैसा है हिंद महासागर? त्रिभुजाकार। इसके दक्षिण में एशिया है, पश्चिम में अफ्रीका, दक्षिण में एशिया और पश्चिम में कौन है? अफ्रीका है, तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया पाया जाता है। पूर्व में क्या है? इसके पूर्व में ऑस्ट्रेलिया मिलता है, ठीक। तो दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका। दक्षिणी महासागर कौन सा है? अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। दक्षिणी जो महासागर है वो अंटार्कटिका जो महाद्वीप है वो चारों ओर से घेरता है। ये अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री अक्षांश तक फैला हुआ है। अंटार्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव व्रत में, अंटार्कटिक महासागर की बात करें तो उत्तर ध्रुव व्रत है उसमें स्थित है, तथा ये उत्तर ध्रुव के चारों तरफ फैला हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट है प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा हुआ है, जिसे क्या बोलते हैं? बेरिंग की जनसंधि। किससे जुड़ा हुआ है ये? अंटार्कटिक महासागर
प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा हुआ है, जिसे बोलते हैं बेरिंग की जलसंधि। बेरिंग की जलसंधि किसे जोड़ती है? अंटार्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर से जुड़ा हुआ, ठीक। तो जाना जाता है बेरिंग की जलसंधि। ये उत्तर अमेरिका के तटों तथा यूरेशिया से घिरा हुआ है। उत्तर अमेरिका के तट से घिरा हुआ है और यूरेशिया से घिरा हुआ है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वायुमंडल। अब वायुमंडल की अगर बात करेंगे हम, तो वायुमंडल हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस से घिरी हुई है, गैस की एक परत से घिरी हुई है, ठीक, जिसे हम बोलते हैं वायुमंडल। पृथ्वी की चारों तरफ जो गैस की जो परत है वो है वायुमंडल, और वायु की ये पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। अगर वायु की ये जो पतली परत है इसको देखा जाए तो ये क्या है? महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। ये हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम सांस ले पाते हैं, ठीक। यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से भी बचाती है। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। वायुमंडल कितना फैला हुआ है? तो 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। वायुमंडल की बात करें तो ये 1000 यानी 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। वायुमंडल को उसके घटकों यानी कि तापमान, अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है। घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर, उनके घटकों के तापमान के और अन्य के आधार पर हम 5 परतों में बांटते हैं। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए, पृथ्वी की सतह से ही शुरू किया जाता है, जिसमें कि क्षोभ मंडल पहला आता है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। क्षोभ मंडल फर्स्ट, सेकंड समताप मंडल, थर्ड मध्य मंडल, फोर्थ है आयन मंडल और फिफ्थ है बहिर्मंडल कहा जाता है इसे। आगे चलते हैं। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन, देखिए अभी पहले हमें ये चित्र देखना था, यह है क्षोभ मंडल। अभी आपको मैं ये चित्र दिखा रही हूँ जिसमें आप देखेंगे क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल कहाँ तक फैला हुआ है? पहली परत जो है पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए पहला जो परत पड़ता है वो है क्षोभ मंडल, ये रहा, ये है क्षोभ मंडल। नेक्स्ट है समताप मंडल, यहाँ पे समताप मंडल, और ये है इसके बाद थर्ड मध्य मंडल, ठीक। और यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे बलून उड़ते हैं, यहाँ पे एरोप्लेन उड़ रहे हैं, यहाँ पे समताप मंडल है, ठीक। जहाँ पे मध्य मंडल है और सैटेलाइट वगैरह देख सकते हैं आप आयन मंडल में। फिर उसके बाद है बहिर्मंडल, आयन मंडल फिर बहिर्मंडल, ठीक। आगे देखिए, वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना हुआ है। वायुमंडल किसका बना हुआ है? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का बना हुआ है। वायुमंडल मुख्यतः किससे बना है? एक तो ऑक्सीजन है, एक तो नाइट्रोजन है, इससे बना हुआ है वायुमंडल, जो साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग है। साफ और शुद्ध हवा का, शुष्क हवा का जो है 99% भाग है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है। देखिए 21%, जिसे हम सांस ले रहे हैं वो 21% है, और नाइट्रोजन जो है वो 78% है। प्रतिशत तथा दूसरी गैसें जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि की मात्रा 1% ही है। प्रतिशत के हिसाब से अगर देखें तो दूसरी गैसें जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड हैं, आर्गन इत्यादि हैं, वो 1% में ही हैं। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। ऑक्सीजन से मनुष्य जिंदा रहेगा, सांस लेने के लिए आवश्यक है, और जो नाइट्रोजन है वो अन्य प्राणियों के लिए वृद्धि के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, कार्बन डाइऑक्साइड सबसे कम मात्रा, बहुत कम मात्रा में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, कम मात्रा में है, लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड भले कम मात्रा में है, लेकिन ये क्या करता है? पृथ्वी द्वारा जो छोड़ी गई ऊष्मा है, पृथ्वी पर जो ऊष्मा पड़ रही है उसको अवशोषित करता है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है, ठीक है। ये काम कौन करता है? कार्बन डाइऑक्साइड करती है। तो देखा आपने कि कार्बन डाइऑक्साइड का काम क्या है? जो पृथ्वी पर छोड़ी गई जो ऊष्मा है उसको अवशोषित करना उसका काम है, जिससे कि पृथ्वी क्या रहती है? गर्म रहती है, और ये पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती जाती है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी वायुमंडल का जो घनत्व है उसमें भिन्नता आएगी।
बदलाव आएगा। तो यह है घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है। तो इस समुद्री तल पर इसका जो घनत्व है, समुद्री तल पर इसका घनत्व सबसे अधिक होता है तथा जैसे जैसे हम ऊपर की ओर आते जाते हैं ये तेज़ी के साथ घटता जाता है। जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे इसका घनत्व कम होता जाएगा, दाब कम होता जाएगा। आप जानते हैं कि पहाड़ों एवं पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। वहाँ पे जो है घनत्व कम होता जाता है वायुमंडल का, तो सांस लेने में दिक्कत आती जाती है। ठीक, ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है। जैसे जैसे क्या लेके जाते हैं वो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं जैसे जैसे ऊंचाई पे चढ़ते हैं। देखिए ये वायुमंडल है, ये स्थलमंडल है इस पिक में, और ये जलमंडल है। ठीक, आगे देखिए ऊपर की ओर जाते हैं तापमान भी घटता जाता है। जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते जाते हैं तापमान में कमी आती जाती है और वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालने लगता है। दबाव डालता है वायुमंडल का, क्या होता है, पृथ्वी पर दबाव डालने लगता है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दाब महसूस होता है और जबकि कुछ क्षेत्रों में क्या होगा, कम दाब महसूस होगा। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। वायु क्या करती है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बढ़ती है। उच्च दाब से निम्न दाब की ओर वायु बहती है। ठीक है, गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। जो गतिशील वायु है ना, जो चल रही है, उसको बोलता है पवन। ठीक, तो आगे है हमारा पॉइंट है जीवमंडल। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जीवमंडल। जीवमंडल क्या है, जीवमंडल स्थल जल हवा के बीच का एक सीमित भाग है। जीवमंडल क्या है, जल स्थल एवं हवा के बीच का एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। कौन सा भाग है, जहाँ पर जीवन मौजूद है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियाँ रहती हैं। प्रजातियाँ हैं जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर के बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती हैं। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीवमंडल से ही जुड़े हुए हैं। ठीक, जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों में, जीवमंडल में जो प्राणी पाए जाते हैं मुख्यतः उनको दो भागों में बांटते हैं। एक तो जंतु जगत एवं पादप जगत में विभक्त किया जाता है। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं। पृथ्वी के जो तीनों परिमंडल हैं क्या करते हैं, आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी के न किसी रूप से प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाए तो इससे ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेज़ी से होने लगता है। ठीक है, क्योंकि जो पेड़ पौधों की जड़ें हैं वो मिट्टी को बांध के रखती हैं। अगर काटा जाए तो ढलुआ भाग पर मिट्टी का जो कटाव वो तेज़ी से होगा। इस प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे कि भूकंप से पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन हो जाता है। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान निकोबार द्वीप समूह को कुछ भाग पानी में डूब गया है। झीलों तथा नदियों में दूषित पदार्थों के प्रवाहित होने से उनका जल मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रह जाता। यह जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, उद्योगों तापीय विद्युत संयंत्रों तथा गाड़ियों की उत्सर्जित पदार्थ वायु को प्रदूषित करती है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, जो ऊर्जा है, तापीय ऊर्जा, उसको अवशोषित करता है और पृथ्वी पर ही रखता है। तो क्या है, ये अगर ज़्यादा बढ़ गया तो तापमान में वृद्धि होती है। इसके कारण वृद्धि हो रही है, इसे भूमंडलीय तापन कहा जाता है। तो इसलिए भूमंडल, वायुमंडल एवं जलमंडल के बीच में प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों की सीमित उपयोगिता की बात कही जाती है। इसकी आवश्यकता है। यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है फिनिश। हमने देखा पृथ्वी के सभी परिमंडलों के बारे में हमने पढ़ा, महाद्वीपों के बारे में पढ़ा और पृथ्वी के ग्रहों के बारे में हमने देखा। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं, स्थलीय भाग, भूभाग, महाद्वीपों के बारे में हमने जाना। तो इस चैप्टर में इतना ही। कुछ ये क्वेश्चन आंसर हैं, ये आप देख सकते हैं अगर आपको ज़रूरत है तो। यहाँ पे कुछ करके देखने के लिए कहा गया है विश्व के ये तो आपको करके देखना होगा, बुक्स में आप देख के कर सकते हैं। तो बुक में आप मैप भी देख करके अच्छे समझ सकते हैं। यहाँ पे इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको एक एक मैप समझाऊँ, पूरा चैप्टर समरी करना है। तो आप अगर चैप्टर को पढ़ने का मूड ना हो तो आप सुन सकते हैं इस वीडियो की मदद से और चैप्टर को आसानी से समझ सकते हैं। तो हमने पढ़ लिए चैप्टर।
हमने देख लिए हैं सारे महाद्वीप। दक्षिण अमेरिका हो, अंटार्कटिका हो, ऑस्ट्रेलिया, हमने देखा कि 7 महाद्वीप हैं ये। 1 2 3 4 5 6 एंड 7 महाद्वीप हैं पृथ्वी जिन पे बटी हुई है 7 महाद्वीप में। ये आपने देखा, महासागर को आपने देखा, जलमंडल स्थलमंडल आपने देख लिया है। तो ये चैप्टर होता है यहाँ पे समाप्त। आगे मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय।